स्वस्थ जीवन कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर संदीप ग्रोवर को, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री पीजीआई चंडीगढ़ में। आपका स्वागत है डॉक्टर ग्रोवर। नमस्कार। और आज हम इनसे विस्तार में चर्चा करेंगे डिमेंशिया बीमारी के बारे में। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया भूलने की एक बीमारी है जो उम्र बढ़ने के साथ होती है, और इसी बीमारी पर हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर ग्रोवर कि डिमेंशिया आखिर होता क्या है और क्यों होता है। देखिए, डिमेंशिया एक बीमारी है जिसे हम समझते हैं कि जब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तब ये बीमारी के लक्षण नज़र आने शुरू होते हैं जी। इसमें इंसान की याददाश्त में कमी आती है, सोचने में कमी आती है, लोगों से बातचीत करने में कमी आती है, डिसीजन मेकिंग में कमी आती है, अगर हम 3-4 मेजर चीज़ों को लें। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से जब उनकी ज़िंदगी, आम ज़िंदगी प्रभावित होने लगती है कि वो खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तब हम कहेंगे कि उनको डिमेंशिया के लक्षण हो रहे हैं। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है जी कि आमतौर पे छोटी मोटी बात हम सबको ही भूल जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हमें याद आ जाती है, हम उसको कवर अप कर लेते हैं या हमारी आम तौर की ज़िंदगी पे उसका इतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन जिसे डिमेंशिया की परेशानी होती है उसकी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है, वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने वाली बात डिमेंशिया। और जहाँ तक इसके कारण हैं, इसके मल्टीपल कारण होते हैं। इसमें एक तो है कि कईयों की ये फैमिली में ये बीमारी चलती है, जिसमें कि हम कहते हैं कि एक जेनेटिक कारण हो सकता है जी। या हमारी लाइफस्टाइल, जो हमारी बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस होती हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हेड इंजरी है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें डिमेंशिया के चांसेस को बढ़ाते हैं। जी। किस उम्र से ये बीमारी होने के अधिक चांसेस होते हैं? कब ध्यान रखना चाहिए? और ऐसी कौन कौन सी बातें रहती हैं जिसमें कि आपको या आपके परिवार वालों को ध्यान देना चाहिए कि इस व्यक्ति में इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं? देखिए, जहाँ तक डिमेंशिया के हम लक्षण कहें तो आम तौर पे जब हम कहते हैं कि 6th डेकेड ऑफ लाइफ में डिमेंशिया के सिम्टम्स आम तौर पे नज़र आने शुरू होते हैं। जी जी जी। तो लेकिन हमें ये समझना है कि ये करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, लेकिन अब जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो डिमेंशिया के एक्चुअल जो चीज़ें हैं, जो सर्टल साइंस हैं, जो मिनिमम से साइंस है, वो अर्ली लाइफ से भी शुरू हो जाते हैं। जैसे 40s 50s में भी जो कि थोड़ी बहुत बात भूलना या ये जो चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, लेकिन हम उसको कवर अप करके चलते हैं। जी। लेकिन 6 डेकेड के बाद इसके सिम्टम्स कॉमनली रिफ्लेक्ट होने शुरू होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका, जिसे हम कहते हैं कि प्रिवलेंस बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम कहें कि एक 60 और 70 के बीच में लोगों को में 10 में से अगर मान लो कहें कि 3 या 4 लोगों को ये होगी, तो उसके अगर आगे उम्र बढ़ेगी तो और ज़्यादा लोगों को होगी। हाँ जी जी। तो इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं? जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया, जैसे आपने कहा सबसे कॉमन एक टाइप है अल्जाइमर। जी। तो अल्जाइमर की अगर शुरुआत हो जाए या फिर और कौन सी इसकी जो टाइप्स हैं उसकी अगर शुरुआत हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। डिफरेंट टाइप्स की जब हम बात करते हैं, एक है कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, जिसका मेन रिस्क होता है, एक फैमिलियल रिस्क है और लाइफस्टाइल वाले रिस्क फैक्टर्स है। जी। और बाकी जो दूसरे डिमेंशिया था, जैसे हम कहते हैं वास्कुलर डिमेंशिया। वास्कुलर डिमेंशिया बेसिकली जब मेजर रिस्क फैक्टर होता है वो होता है हाइपरटेंशन है या किसी को स्ट्रोक हो गया है, उसकी वजह से होता है। जिसको वास्कुलर का मतलब है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हमारे ब्रेन के एरियाज़ को जाके डैमेज करता है, और जब ब्रेन एरियाज डैमेज होने शुरू होते हैं तो हमारी याददाश्त में, डिसीजन मेकिंग में, इन सब चीज़ों में परेशानी आनी शुरू होती है। जी। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, मोस्टली मेजरली सारे डिमेंशियाज हम कहें तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड कंपोनेंट होता है कि अल्जाइमर्स का भी थोड़ा सा कंपोनेंट होगा, वास्कुलर का भी कंपोनेंट होगा, बट एक शायद प्रीडोमिनेंट चीज़ होगी। इसके अलावा और डिमेंशियाज जिसको हम कहते हैं कि लिवी बॉडी डिमेंशियाज हैं, जी। ठीक है ना, तो उसमें इंसान का व्यवहार बदल जाता है, तो वो उस तरह के डिमेंशिया। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी होती है कि हम जब डिमेंशिया को डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, कुछ डिमेंशियास होते हैं जिसको हम, ये जितने भी टाइप का हम डिस्कस कर रहे हैं, कि यूजुअली जिसको हम कहते हैं कि
ये डिमेंशियाज आगे चल के धीरे धीरे बढ़ने हैं, इनको वापस नहीं लाया जाता। जी। लेकिन कुछ डिमेंशियाज होते हैं जिसमें कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो या कोई ऐसी शारीरिक बीमारी हो जिसकी वजह से उनकी याददाश्त में कमी आ रही है, तो उसको हम रिवर्सिबल डिमेंशियाज कहते हैं। तो हम उनका ट्रीटमेंट करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले इसलिए इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना है कि किस टाइप का डिमेंशिया है और वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो डॉक्टर साहब ये कैसे पता चलता है कि रिवर्सिबल है? कौन कौन से डिमेंशियाज ऐसे हैं जो रिवर्सिबल होते हैं? देखिए, जब मैंने जिस तरह से कहा कि अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से डिमेंशिया जी, है, जी, जी। कोई इन्फेक्शन की वजह से डिमेंशिया है, या थायराइड की हार्मोन की कमी के होने की वजह से डिमेंशिया है, तो ये आम तौर पे ये रिवर्सिबल डिमेंशियास है। और इसका एक जो एक्सपर्ट है वो किस प्रकार से पता लगाता है? कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं इसके लिए? देखिए, आमतौर पे जब भी कोई पेशेंट इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आता है तो एक टेस्ट ऑफ बैटरीज होती है, जिसमें कि हम उनका MRI कराते हैं, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें रूटीन टेस्ट भी हो गया, लिपिड प्रोफाइल भी होगा, फास्टिंग ब्लड शुगर होगा, HbA1c होगा, ताकि हम देखें कि कोई ऐसे कारण तो नहीं है कि जिसकी वजह से डिमेंशिया हो रहा है। उसी तरह से कि थायराइड का टेस्ट होगा, विटामिन डेफिशिएंसीज के लिए हम टेस्ट करेंगे कोई थायमिन डेफिशिएंसी तो नहीं है या और कोई विटामिन की डेफिशिएंसीज तो नहीं है, तो हम उनको देखेंगे। जी। और अगर कोई भी चीज़ मिलती है तो हम पहले उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कोई रिवर्सिबल कॉज मिलता है जिससे कि पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है, उसकी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर संदीप ग्रोवर, कुछ इस प्रकार की क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जैसे आपने कहा भी डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, और उसकी आप दवाइयां भी लेते ही हैं, तो क्या उन दवाइयों से भी कारण रहता है कि डिमेंशिया होने का? देखिए, जहाँ तक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की दवाइयों की बात है, उनकी दवाइयों की वजह से हाइपरटेंशन कहना बहुत मुश्किल है, या ये कह सकते हैं कि उनकी वजह से नहीं होता है। लेकिन जी। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, स्पेशली जिसको हम कहते हैं कि जो एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस हैं, वो कई बार याददाश्त को कम करते हैं, तो उसकी वजह से याददाश्त में फ़र्क पड़ सकता है। जी, जी। और जब पता चल गया, आपने डायग्नोज कर दिया कि इसे डिमेंशिया है, तो अभी तक तो मेडिकल साइंस में इस प्रकार की कोई दवाइयाँ तो नहीं हैं, तो जो घर में अभिभावक हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब एक बार उसको डायग्नोस हो गया? देखिए, दो चीज़ें पहले हमें समझनी है। जब हम डिमेंशिया डायग्नोस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है कि अभी डिमेंशिया की सीवियरिटी क्या है। जी। तो अगर डिमेंशिया की सीवियरिटी माइल्ड मॉडरेट है तो उसके लिए थोड़ी बहुत दवाइयाँ अवेलेबल है जिससे कि हम डिमेंशिया की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकें, ओके। ताकि वो अगर आमतौर पे बिना ट्रीटमेंट के बीमारी ने बढ़ना था जिस स्पीड पे, जी। आज से 2 साल बाद जहाँ पे हमें पहुँचना था, या आज से 5 साल बाद जहाँ हमें पहुँचना था, अगर हम दवाइयाँ देंगे तो हो सकता है उस स्टेज को पहुँचने के लिए हमें 5 या 10 साल लग जाए। स्लो डाउन किया जा सकता है। स्लो डाउन किया जा सकता है। जी। बट सिर्फ दवाइयाँ नहीं, साथ में व्यवहार वाला इलाज भी होता है। जी, जी। अपने आप को बिजी रखना, हाँ जी। अपने आप को मेंटली एक्टिव रखना, ये चीज़ें भी साथ में इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए ये कहना कि कोई दवाई नहीं है, एक लेवल पे ठीक भी है और एक लेवल पे ठीक भी नहीं है। जी, जी। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि लोगों को बिल्कुल मायूस हो जाना चाहिए कि कोई दवाई नहीं है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितनी अर्ली स्टेज पे हम इसको डायग्नोज करें, ताकि हम इन दवाइयों को यूज़ कर सकें, ताकि प्रोग्रेशन को हम स्लो डाउन कर सकें। तो जी। पहली चीज़ तो ये है। जी, जी। दूसरा है कि जब डिमेंशिया की डायग्नोसिस बनाई जाती है तो हम एज डॉक्टर्स ये कोशिश करते हैं पेशेंट को भी बताएं, फैमिली वालों को भी बताएं कि डिमेंशिया की बीमारी क्या है और उसके लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए, ताकि पेशेंट जो है, जो मरीज़ है, वो कंफर्टेबल रहे। होता क्या है कि कई बार लोग बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं जी। और उनको लगता है कि अब इन्होंने ठीक नहीं होना तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है डिमेंशिया के पेशेंट में। अगर परिवार वाले समय निकालें, पेशेंट की केयर करें, पेशेंट को मेंटली एक्टिव रखने की कोशिश करें, उनकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि अभिभावक की भी ज़िंदगी में सुधार आता है और पेशेंट की ज़िंदगी में भी सुधार आता है। जी। और पीजीआई में रिसर्च वर्क एक अपने आप में अलग से फीचर है, आप रिसर्च बहुत करते हैं, तो ऐसी कौन सी रिसर्च की गई है इस बीमारी के लिए कि जिससे पता चला हो कि इस तरह का लाइफस्टाइल हो तो अधिक हो जाता है डिमेंशिया, या उसके प्रेवलेंस के कारण ज़्यादा रहते हैं? देखिए, अभी तक
जो हमने देखा है, जो चीज़ों को समझा है, या वर्ल्ड वाइड लिटरेचर भी है जी कि जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, डिप्रेशन है, हेड इंजरी, इनके डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी और अगर हम आम तौर पे लोगों की याददाश्त की बात करें, मान लीजिए किसको 40-45 की उम्र में, जैसे जिसको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं, उसकी जितनी याददाश्त होती है, जी तो जिसको ब्लड प्रेशर या शुगर है उसकी याददाश्त उससे ख़राब होनी शुरू हो जाती है उसी एज पे ही। हाँ जी तो हमारी जो रिसर्च बताती है कि साइंस पहले आने शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ओके सो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया, फुल ब्लोन डिमेंशिया डेवलप होने से पहले ही जल्दी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो जो रिसर्च बताती है कि जो भी करना है पहले करिए, बजाय कि डिमेंशिया होने के बाद करिए। ओके। जी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभिभावकों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, कोई इस तरह की अभिभावकों के साथ वर्कशॉप्स होती हैं, कार्यशाला आयोजित की जाती है आपके पीजीआई की ओर से, कि अगर परिवार में है तो बहुत सीवियर है अगर किसे, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी केयर किस प्रकार से करनी है, पेशेंट मैनेजमेंट किस तरह से होगा? देखिए, जब जहाँ तक वर्कशॉप्स की बात है तो हम इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को ट्रीट करते हैं। जी और कोविड के टाइम में तो हमने ऑनलाइन भी इन सब चीज़ों को इंडिविजुअल लेवल पे रन किया है, फैमिलीज़ को सपोर्ट किया है। जी जी अब करना क्या होता है फैमिली वालों को, तो जैसे मैंने पहली चीज़ कही कि आपको हौसला नहीं खोना है। हाँ जी दूसरा है कि आमतौर पे क्या होता है घर पे कि एक पेशेंट है तो सिर्फ एक या दो अभिभावक होते हैं जिनको कि पेशेंट का केयर करना होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस तरह के पेशेंट के साथ रह के। जी तो आमतौर पे हम जो कहते हैं कि एक से ज़्यादा या जितने ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर पाएँ पेशेंट की केयर में, वो अच्छा होता है, चाहे हर कोई 2-2 घंटे निकाले, 4-4 घंटे निकाले। हाँ जी तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ है कि लाइफ को, डिमेंशिया की पेशेंट की लाइफ को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि आप अगर मान लो एक डिमेंशिया के पेशेंट को कपड़े पहनने नहीं आते, उसको ये नहीं पता लगता कि शर्ट का आगे क्या है पीछे क्या है, तो आप शर्ट को इस तरह से बनाएं कि आगे पीछे का से फ़र्क ही ना पड़े, कि दोनों तरफ डीप नेक है, सिंप्लीफाई लूज क्लोथ्स हैं, पेशेंट किसी तरह से भी पहन ले तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी अगर उसने मान लीजिए ट्राउज़र्स पहनना है, सो रेदर देन हैविंग कि उसमें आप नाड़ा लगाएं या आप की जिप लगाएं, सिंपल इलास्टिक वाला ही ट्राउज़र पहनाएं। जी तो ये लाइफ को सिंप्लीफाई करने की तरीके। मान लीजिए कि उनको बार बार टॉयलेट जाने में दिक्कत आती है या बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, रास्ते में पेशाब निकल जाता है या वो टॉयलेट का रास्ता नहीं ढूंढ पाते, तो हाँ जी। बेड को इस तरह से लगाएं कि जब वो अपने बेड से उठें तो पहला दरवाज़ा जो उनको मिले वो टॉयलेट का दरवाज़ा है। ओके टॉयलेट के दरवाजे पे आप क्लियरली बड़ा बड़ा लिख दें कि ये जो लैंग्वेज उनको समझ आती है, मान लो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, क्लियरली लिख दें कि ये टॉयलेट है। ओके। तो ताकि, क्योंकि उसकी सारी सेंसेस काम नहीं कर रही हैं, तो हाँ जो जी। भी सेंसेस काम करें जिसको वो यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट जितना भी जी सकेंगे उतना फ़ायदा है। जी ताकि होता है कि उनके हमें कन्फ्यूजन को कम करना। दूसरा है कि आमतौर पे जब अभिभावक आते हैं हमारे पास, तो हम जब पेशेंट्स को एसेस करते हैं, हम पेशेंट से कुछ चीज़ें पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको एसेस कर सकें कि पेशेंट का डिमेंशिया की सीवियरिटी क्या है, क्या नहीं है। ओके अब डॉक्टर से शायद पेशेंट के अभिभावक ये सीखते हैं कि यही तरीका है इनको देखने का। एक्चुअल में अभिभावकों को घर पे जाके पेशेंट को टेस्ट नहीं करना चाहिए, हाँ जी उनको बताना चाहिए। जैसे कि आमतौर पे हम कहते हैं कि आप रोज़ आप एज अभिभावक, रेदर देन मान लीजिए घर पे कोई गेस्ट आया है, हाँ जी एक नॉर्मल हमारा स्वभाव होता है कि हम ये कहते हैं कि मम्मी बताओ ये कौन आया है। ओके ये सिंपल सा सवाल है। अब लेकिन वो डिमेंशिया की पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम है, तो उससे बेटर है कि आप बता दीजिए कि मम्मी आपको XYZ मिलने आया है, जी तो वो कन्फ्यूजन आप हटा देते हैं। हाँ हाँ तो वो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। जिसको डिमेंशिया है उसको अपने ब्रेन पे उस तरह से जोर नहीं लगाना है, या वो कंफ्यूज नहीं होगा, या वो ह्यूमिलेट नहीं फील करेगा, या बहुत ज़्यादा लोगों के सामने एंक्शियस नहीं होगा कि मुझे क्या जवाब देना, नहीं देना, गलती होगी तो क्या होगा। जी सो जितनी हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे उतना बेटर है। जी जी डॉक्टर ग्रोवर, जैसा चर्चा में कई बार आया कि भूलना शुरू कर देते हैं किसी उम्र पर आके, खासकर आपने कहा 60 के दशक में,
तो वो पता किस तरह से चलता है, क्योंकि ऑनसेट हो गया है, जैसे अल्जाइमर है आपने कहा, ये एक टाइप है या फर्स्ट स्टेज है उसकी, इस तरह से भी कहा जा सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं या कौन से लक्षण हैं, क्योंकि भूल तो कोई भी व्यक्ति जाता है कि यार मैं भूल गया, चाबी वहाँ थी या फिर मैंने पर्स पता नहीं कहाँ रख दिया, तो वो उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा तो बढ़ता ही है, परंतु पता कैसे चलेगा कि ये ऑनसेट हो गया है? देखिए, ऑनसेट तो जैसे आपने कहा ऑनसेट हो गया है, मैंने तो आपको खुद कहा कि ये काफ़ी पहले एज से हो जाता है। जी जी ऑनसेट को तो आप पिक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि मैं चीज़ों को भूलता हूँ, ओके लेकिन मैं उसको कवर कर लेता हूँ, काम चला लेता हूँ। जी डिमेंशिया का ऑनसेट का मतलब जब हम कहेंगे कि उसकी वजह से उसकी लाइफ इफेक्ट होने लगी है। मान लो कि वो घर से बाहर गया, घर वापस आने का रास्ता ही भूल गया। जी 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 ऐसा कई बार होता है। अगर ऐसा एक भी इवेंट हुआ तो आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि नहीं, चीज़ें ज़्यादा सीरियस है। ओके अब ये सिंपल भूलने वाली बात नहीं है, ये उससे ज़्यादा सीरियस हाँ है। जी या आपने रोज़ घर में ये हो रहा है कि चीज़ें रख के भूल गए, हाँ हाँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख के भूल गए, अब ये रोज़ होना शुरू हो गया। ओके तो जब फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है कि अब ये रोज़मर्रा हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में ये हो रहा है। एक फीमेल है, घर पे खाना बना रही है, मान लीजिए रोज़ सब्जी में कोई किसी तरह का एक मसाला डालना भूल रही है, ओके या बनाना कुछ और था, कुछ और बना रही है। तो जब ये चीज़ें फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ, अब शायद ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ इम्पेयर हो रही है, उनकी फंक्शनिंग इम्पेयर हो रही है, तो हम इसको डिमेंशिया कहेंगे। तो ऑनसेट एक डिफरेंट है और डायग्नोसिस बनाना एक डिफरेंट है। ऑनसेट तो पहले काफ़ी पहले हो जी जाता है। जी 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 और आपने कहा कि अनुवांशिक भी होता है, जिसे पहले हुआ, जिसके पेरेंट्स को उनको होने के चांसेस अधिक होते हैं इसके। जी, तो उन व्यक्तियों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिन्हें पहले से प्रेवलेंस हो, उनके परिवार में इस तरह की बीमारी रही हो? देखिए इसके कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं, वो जी। चेक कराया जा सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को मेंटली एक्टिव रखना। जितना हम अपने ब्रेन को एक्टिव रखेंगे, चैलेंजेस देंगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि हम उसको डिले कर पाएंगे या प्रिवेंट कर पाएंगे। जी। और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या फिर पूरी उम्र किस तरह का लाइफस्टाइल हो कि इसे आप एक तरह से अवॉइड कर सकें या आप इसकी अकरेंस ना होने दें? देखिए, जितना ज़्यादा हम फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रहेंगे, जी उतना ज़्यादा चांसेस है कि हम डिमेंशिया को प्रिवेंट कर पाएंगे। फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रहने का मतलब, जैसे हम फिज़िकल की बात करें जी तो आपकी बॉडी वेट आइडियल होना चाहिए, आप फिज़िकली फिट रहें, एक्सरसाइज करें, जी योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल पे रखें, हाँ जी ताकि आपको कोई फिज़िकल इलनेसेस नहीं आएंगी, तो आपको डिमेंशिया के चांसेस कम हो जाएंगे। उसी तरह से किसी तरह का नशा ना करें, नशा अवॉइड करें, बिकॉज नशा करेंगे, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन सब से भी डिमेंशिया के चांसेस बढ़ते हैं। जी अगर लाइफस्टाइल में मैं कहूँ कि आप यंग बच्चे हैं आजकल कि वो ड्राइविंग करते हैं बिना हेलमेट के, सिर पे चोट लग जाती है, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में आती हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें समझना है कि इनको अवॉइड करना है, तो ताकि हम फिज़िकल हेल्थ वाले कॉजेज़ को हम अवॉइड कर सकें। उसी तरह से मेंटल हेल्थ वाले इश्यूज़ जहाँ तक हैं कि जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन से भी कई बार डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता है। जी तो डिप्रेशन को हम देखें तो स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा, डिप्रेशन होने के चांसेस होंगे, आगे चल के डिमेंशिया होने के चांसेस होंगे। जी सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक इस तरह की लाइफ जीनी है जिसमें कि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, हम फिज़िकली हेल्दी हैं जी और मेंटली हेल्दी हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मेंटली हेल्दी रहने के लिए और ब्रेन को एक्टिव रखना भी एक बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नॉर्मली हम कहते हैं कि आप सुडोकू करें या और पजल सॉल्व करें, जितना आप अपने ब्रेन को टैक्स करेंगे जी उतना आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए वो अच्छा है। सो जितना हम पैसिव एक्टिविटीज़ करेंगे लाइफ में, उतना डिमेंशिया के चांसेस बढ़ेंगे। जितना एक्टिवली ब्रेन को एंगेज करेंगे, करना है, ब्रेन ने सॉल्व करना है कुछ, जी 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 उतना ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा, तो डिमेंशिया के चांसेस कम होंगे। रीडिंग की हैबिट्स रहें ताउम्र, अगर बहुत पढ़ाई अच्छी है, करते रहें। बहुत अच्छी बात है। जी 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 और जैसे आनुवंशिकता की तो आपने बात कर दी कि इस तरह का होता है और किसी प्रकार के व्यसन नहीं होने चाहिए उसमें। जी एक आपने चोट की बात कही, अगर किसी चोट लगी हो सिर में और उसको क्या कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद भी इसकी समस्या से दो चार होना पड़ता? जी, कईयों को डिपेंडिंग अगेन कि हेड इंजरी की बात है तो कितनी सीवियर हेड इंजरी है। जी कईयों को तो इमीडिएटली आफ्टर हेड इंजरी भी हो सकता है, जी कईयों को
अगर हेड इंजरी बहुत सीवियर नहीं थी तो डिमेंशिया के चांसेस हैं कि बाद में होगा। जी। और जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं और उसको क्या वो लगातार आपके पास आते रहते हैं, किस तरह से उनको अपना फीडबैक देना चाहिए आपको, आप किस तरह से आगे उनको लेकर चलते हैं? देखिए, जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं आमतौर पे उनके अभिभावक लेके आते हैं जी। तो हम उसमें दो चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है दिनचर्या में, हाँ जी। और अभिभावक को उनको संभालने में क्या दिक्कत आ रही है। जी। तो हम दोनों की समस्याओं को उस तरह से डील करने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों कंफर्टेबल रहें। तो कई बार इस तरह के पेशेंट जो हैं, कई बार वो गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, या वो उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो किसी पे शक करने लगते हैं, जी 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 जी। या छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी कई बार हमें थोड़ी बहुत दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ती है, या अभिभावकों को समझाना पड़ता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो आप अपने इनके आसपास की चीज़ों में क्या चेंजेस ला सकते हैं जी ताकि ये पेशेंट कंफर्टेबल रहे, और अगर पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। जी जी जी। और एक चीज़ होती है कि जब पेशेंट का अपना हौसला नहीं होता है, हम कई बार देखते हैं अभिभावक गुस्सा हो जाते हैं, जी। और या कई बार वो पेशेंट को इल ट्रीट करते हैं, उससे और परेशानी होती है, पेशेंट फिर रिटेलिएट करता है, जी, उनको जी, समझ नहीं आता। तो इस चीज़ को भी समझना है कि पेशेंट के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, अभिभावकों को इस चीज़ को समझना है। जी। और उसी तरह से अभिभावकों की प्रॉब्लम होती है, कई बार अभिभावक इस तरह के होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत केयर करते हैं, या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए बहुत केयर करते हैं। जी। तो उससे क्या होता है, कई बार वो अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं, हाँ जी। और वो सारा टाइम ही पेशेंट के केयर में लगाते हैं। जी 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 जी। तो वो भी एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप अगर ओवर इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी पूरी छोड़ देंगे और एक ही बंदा पेशेंट का सारा लोड लेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। तो हम जी। पेशेंट को के अभिभावकों को भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सब कुछ करिए, लेकिन अपने आप को भी मत भूलिए। जी तभी एक बैलेंस बना पाएंगे, तभी आप पेशेंट की केयर बेटर कर पाएंगे। जी जी। तो डॉक्टर संदीप ग्रोवर, जैसे कि आइसोलेशन की एक समस्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं आज के समय में, तो क्या ये भी डिमेंशिया का एक कारण रहते हैं? कुछ अभिभावकों को या फिर जो एल्डरली हैं खासकर, उन्हें डर रहता है कि हमारी देख रेख कौन करेगा, स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस तो किसी उम्र में भी हो सकता है, तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के या फिर एक अपने परिवार में एक दूसरे के साथ सपोर्टिव सिस्टम रहने से क्या इस बीमारी से दूर रहा जा सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि एक जॉइंट फैमिली से हम रहेंगे तो इस बीमारी से दूर रहा जा सकता है, जी, ये जी। कहना मुश्किल है। जी लेकिन अगर हम ये कहें कि एक जॉइंट फैमिली सेटअप होता है तो हम पेशेंट की केयर बेटर कर पाते हैं, पहली चीज़। जी लॉन्ग टर्म में जॉइंट फैमिली के अपने स्ट्रेस हैं, न्यूक्लियर फैमिली के अपने स्ट्रेस हैं। जी जी सो दोनों के अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस है। लेकिन जब किसी एक इंसान की केयर करने की बात होती है, तो जितने ज़्यादा लोग हों उतना केयर गिवर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड हो जाती है। जी जो काम एक इंसान ने करना है, अगर वही काम 10 में ही डिवाइड हो जाए तो फ़र्क पड़ता है। हाँ जी तो इसीलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम का डेफिनेटली फ़ायदा है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ केयर करना सीखते हैं, एक दूसरे को समझना सीखते हैं, तो वो एक बहुत फ़ायदा है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके कि अपने फैमिली सिस्टम को रिस्पेक्ट करें, जी एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें, क्योंकि कल को कुछ भी होता है, फ्रेंड्स आएंगे। जब हम देखते हैं आमतौर पे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, कुछ भी है, फ्रेंड्स हैं जो हैं जानने वाले हैं, 1-2 दिन के लिए आएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली फैमिली ही रह जाती समय है। की कमी है। जी तो इसलिए अपनी फैमिली को ज़रूर बना के रखें, फैमिली के हर एक मेंबर को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की सुने। ताकि होता क्या है, हम एक दूसरे की सुनते नहीं और अपनी ईगो में आ जाते हैं, इसलिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में बाद में जाके फिर हमें परेशानी आती है। जी 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 जी। तो डॉक्टर संदीप ग्रोवर, आपने सारी बातें विस्तार से बता ही दी हैं। चलते चलते आप कोई संदेश देना चाहते हो, क्योंकि ये तो एक स्टेज है, इसे बीमारी भी नहीं कहा जा सकता, किसे भी हो सकती है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं एक सिंपल संदेश यही देना चाहूँगा कि डिमेंशिया को हमें इस चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि डिमेंशिया होगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे। यही समझना है कि डिमेंशिया एक ऐसी परेशानी है, अगर हम जहाँ तक कोशिश करें इससे बचने की कोशिश करें, इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें, जी। जिसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए, पहली चीज़। ताकि हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे तो ये बीमारी को हम
आने ही नहीं देंगे, पहली चीज़। जी तो प्रिवेंट करना है। दूसरा है कि जब भी हमें लगे कि अर्ली साइंस भी आ रहे हैं तो बेटर है कि उस समय अपने आप को इवैल्यूएट करा लें, ताकि कोई इंटरवेंशन शुरू होना है या जो आपको पता नहीं है कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जीना है या मेंटली अपने आप को कैसे फिट रखना है या कब दवाई की ज़रूरत है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि डॉक्टर्स डिसाइड कर सकें, ताकि अर्ली स्टेज में अगर हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो मैंने कहा कि हम प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। जी तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि डिमेंशिया को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करें और अर्ली इंटरवेंशन करने की कोशिश जी। करें। तो दर्शकों, आज स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हमारे साथ थे डॉक्टर संदीप ग्रोवर, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, पीजीआई चंडीगढ़। इन्होंने विस्तार से बताया कि डिमेंशिया को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, लाइफस्टाइल को ठीक से रखें और एक स्वस्थ जीवन जीते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।